खासकर सर भारतीय जनता पार्टी की आमदनी बढ़ रही है, उनका जरूर आमदनी बढ़ रही है सर, बाकी किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है। ये फायदा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो उद्योगपति हैं सर कि ये बिल ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है सर। ये सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और वहाँ राजस्थान की जो अंडरटेकिंग जो बैंक आई थी उन किसानों के कर्जा माफ करने का काम किया था साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। श्री भजनलाल यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आज इस दिवालियापन और ऋण संशोधन संशोधन विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, ये कानून भारत के अंदर मोदी सरकार 2014 के अंदर बनी और 14 के अंदर बनने के बाद इस बिल में अमेंडमेंट आया और अमेंडमेंट आने के बाद 16 के बाद अब तक 2026 तक कितने उद्योगपति विदेश में पैसा लेके चले गए। यदि इतना ही सख्त कानून बनाया था, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, इतने उद्योगपति गरीब लोगों का पैसा ढकार के विदेश भाग गए, तो आप समझ सकते हैं कानून ये धरातल पर उतरे ही नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बिल सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि ये विधेयक सुधार के नाम पर लाया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी दिवाला प्रणाली को और अधिक जटिल, केंद्रीकरण और असमान बनाने का विधेयक है। जिस आईबीसी को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान के लिए बनाया गया था, यह संशोधन उसी मूल भावना को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। सभापति महोदय, इसमें इतने नए प्रावधान, नई परिभाषाएं, नई प्रक्रियाएं जोड़ दी गई हैं। अब इस कानून को समझना आम व्यापारी के लिए कठिन हो गया है। इस स्थिति को कानून को आम जनता से दूर ले जाकर केवल बड़े कॉर्पोरेट और महंगे वकीलों के दायरे में सीमित कर देती है। इसका सीधा असर छोटे व्यापारियों, मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप एवं उस पर पड़ेगा। इस विधेयक में केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियां देने का प्रावधान बड़ी चिंताजनक है। सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वो राजपत्र में आदेश के माध्यम से नियमों में बदलाव कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद को दरकिनार कर कार्यपालिका स्वयं नियम बना सकती है और इससे संसद की भूमिका कमजोर होती है। माननीय सभापति महोदय, सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव एसएमई और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया इस बिल के अंदर समाप्त कर दी गई है और बड़े वित्तीय लेनदारों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। बड़े कॉर्पोरेट तो बच जाएंगे, लेकिन छोटे व्यापारी इसमें बर्बाद हो जाएंगे। ये विधेयक छोटे व्यवसायों के लिए संकट पैदा कर देगा। इस विधेयक में कर्मचारियों, मजदूरियों, ऑपरेशनल क्रेडिट्स अनदेखी स्पष्ट दिखाई देती है। बैंक और वित्तीय संसाधनों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लिए ठोस सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय सिद्धांत के लिए नहीं बनाई गई है। माननीय सभापति महोदय, ये एनसीएलटी, जब कोई भी कंपनी होती है, जब करप्ट हो जाती है तो उसके बाद में एनसीएलटी में जाते हैं, तो एनसीएलटी की जो स्थिति है वो क्या है, एनसीएलटी की स्थिति है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जो आंकड़े एनसीएलटी के हैं कि एनसीएलटी के अंदर मात्र 63 बेंचेज हैं और 63 बेंचेज के अंदर मात्र मुझे लगता है तकरीबन 35 ही जजेज वहां पर नियुक्त किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना उनका निष्पादन हो सकता है कि एनसीएलटी के अंदर जो आंकड़े हैं, जो मौजूदा जो निपटान 10 साल लग जाते हैं। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी पहले भी चर्चा हुई थी, वीडियोकॉन, कुल कर्ज था सर उस पर 64,800 करोड़ रुपए सर वसूली हुई, मात्र 2,962 करोड़ रुपए का। तो सर हेयर कट हो गया उसमें 95%। नुकसान कितना हुआ सर? 61,800 करोड़ रुपए का। ऐसे ही कंपनियां उनको हेयर कट के माध्यम से जो उद्योगपति हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहती हैं। मैं आपकी अनुमति से और कहना चाहूंगा, रिलायंस कम्युनिकेशन, कुल दावा सर 37,251 करोड़ रुपए, वसूली हुई सर मात्र 455 करोड़ रुपए। आप समझ सकते हैं कितना। और भी मैं कंपनी का यदि आपको अनुमति हो तो नाम ले सकता हूं। रुचि सोया, दावा 12,140 करोड़ रुपए, वसूली मात्र 4,350 करोड़ रुपए। सर आप समझ सकते हैं
किस तरीका से आज किसान है, किसान की हालत यह है कि उसका कर्जे के लिए तो माफ करने के लिए पैसा नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, जो जिन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर 72,000 करोड़ कर्जा माफ कर किसानों को कर्जा देकर यहाँ भारत के किसानों को लाभ दिया। आप समझ सकते हैं, ये कंपनियां जब अपना वैल्यूएशन करती है तो कुछ न कुछ प्रॉपर्टी, उसका टर्नओवर, उसके आधार पर उसका वैल्यूएशन होता है। परंतु जैसे डिफॉल्टर हो जाती हैं वो कंपनियां अपने परिवार के नाम, किसी और व्यक्ति के नाम से कंपनियां दूसरी बना लेते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति कोई विद्युत कनेक्शन लेता है, हमारे पास कई लोग आते हैं, जब वो कनेक्शन के लिए आता है तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है। इस बात पर नहीं दिया जाता है तेरे दादा का बिल बकाया है 30,000 रुपए का, 35,000 रुपए का। आप सोचिए, उसको तो उस विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहा और उद्योगपति की दूसरी कंपनी बन जाती है और वो कंपनी बना के और विदेश में भाग जाते हैं। ऐसे रियल एस्टेट के अंदर कई कंपनियां हैं सर, वो रेरा के साथ संबंध तो कर लेते हैं, इतनी मंजिल हम बिल्डिंग बनाएंगे, ये हम सुविधा देंगे, इतने फ्लैट्स हम गरीब लोगों को देंगे, और उसके बाद में जो रियल एस्टेट कंपनियां रहते हैं उनके साथ जो एमयू करते हैं और फ्लैट्स मान के चलो सोसाइटीज हैं, वो फ्लैट्स बनाते, मान चलो 100 फ्लैट्स बनाने उनको, और फ्लैट्सों की जो बेच देते हैं उनको 200 फ्लैट्स। तो जो ग्राहकों के साथ बहुत बड़ा धोखा जो मेट्रो सिटीज के अंदर है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और वो जो ग्राहक है वो अपनी जमीन जायदाद, अपनी पत्नी के जेवरात बेच के वो घर लेता है। उनके साथ जो धोखाधड़ी होती है, ब्याज पर लोन पे पैसा लेता है, पर उनको कहीं न्याय देने का कोई अधिकार उन पर नहीं मिल पाता है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कुछ खामियां इस बिल के अंदर है महोदय। मैं कहना चाहूंगा कि जो मैंने पहले भी कहा था, आध्यात्मिक शक्तियां केंद्र सरकार को देकर संसद की भूमिका को कमजोर किया गया है सर। सीओसी के हाथ में निर्णयों का केंद्रीकरण छोटे अधिकारों के साथ अन्याय करता है सर। कर्मचारी सर, वो कंपनी तो बंद हो गई, कंपनी बंद होने के बाद में वो आईबीसी में चली गई, अब उन कर्मचारियों का क्या होगा? जो 2 रोटी वक्त का उनका जो खाना उससे नौकरी से चलता है, उन कर्मचारियों की क्या होगा? उनको कोई किसी तरह का इस बिल के अंदर कोई किसी तरह का उनका नाम नहीं लिया गया है सर। प्रीबैक सिस्टम, पारदर्शिता, कमीशन, अंदरूनी सौदों पर बढ़ावा मिलेगा सर। और ये कंपनियां सर जब ये आईबीसी के अंदर जाती हैं, जब इनकी वैल्यूएशन के बाद में इनकी जब या उसके अंदर जो एक तरह से ऑक्शन होती है, तो यही जो यहाँ पर ग्रुप में मिलकर सर उन कंपनियों को खरीद लेते हैं और बहुत पैसा का नुकसान सर बैंकों के लिए हो जाता है। मूल रकम वहां तक नहीं आ पाती है सर। और नगर निकाय और पर्यावरण देनदारियों को नजरअंदाज किया जाता है। बैंक और बड़े कॉर्पोरेट गठजोड़ से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल सकता है सर। ये बहुत बड़ा ये गिरोह है, ये गिरोह उस प्रॉपर्टी को ले लेता है और उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा होती है सर। दिवाला प्रक्रिया कर्जदार विरोधी बनती जा रही है सर। और ये जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं सर। झूठे व दुर्भाग्यपूर्ण मालमत्ता नियंत्रण के लिए बावजूद दुर्भाग्य की संभावना बनती है सर। और ग्रामीण सहकारी बैंक को के लिए सर स्पष्ट दिशा निर्देश कोई नहीं दिए गए सर। सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर सर सभी सहकारी बैंकों के और वहां राजस्थान के जो अंडरटेकिंग जो बैंक आती उन किसानों के कर्जा माफ करने का काम किया था साहब। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बिल ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है सर। ये सिर्फ कॉर्पोरेट को फायदा देने के लिए सरकार योजना लाती है सर। मैं इतना कहना चाहता हूं सर, मुझे नहीं कहना चाहिए सर। ये कहते हैं देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, दुनिया के हिसाब से दुनिया में 5वीं हम लोग ग्रोथ बन रहे हैं, जीडीपी हमारी 5वीं है सर। मुझे नहीं लगता किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है और लोगों की, उद्योगपतियों की आमदनी बढ़ रही है, और खासकर सर भारतीय जनता पार्टी की आमदनी बढ़ रही है। उनका जरूर आमदनी बढ़ रही है सर, बाकी किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है। ये फायदा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो उद्योगपति हैं सर उनको पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं सर, ये गरीब विरोधी, किसान विरोधी ये बिल है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू श्री अनु।